हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्लासेस बाय जेएससी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो कि है 4 जनवरी 2021 की शिफ्ट फर्स्ट का। तो देखिए, इसमें जीके जीएस के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, मतलब जो इस एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों के बारे में हम इसमें जानेंगे। और प्रश्न के साथ साथ जो उसके चारों ऑप्शन हैं, उनके भी हम विश्लेषण इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है लगातार। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि टैली में बनाए गए लेज़र को हटाने के लिए कीबोर्ड की कमांड क्या है। मतलब टैली में जो लेज़र को हटाया जाता है, तो कीबोर्ड की कौन सी कुंजी को प्रेस किया जाता है, कौन सी कुंजी को दबाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, Alt+D। ठीक है, जो Alt+D की जो कुंजी होती है, उसको लेजर को हटाने के लिए उसको प्रेस किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? कृषि क्षेत्र। ठीक है, ये तो सभी को पता है कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो कृषि क्षेत्र से रिलेटेड थी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आगे के मतलब ऑप्शन के बारे में। जैसे देखिए, सेवा क्षेत्र है, तो सेवा क्षेत्र कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो ये है थर्ड। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसका मुख्य उद्देश्य सेवा क्षेत्र से संबंधित था। ठीक है, जो सेवा क्षेत्र होते हैं उनसे संबंधित था तीसरी पंचवर्षीय योजना। बात करें कृषि और औद्योगिक क्षेत्र की, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, कृषि क्षेत्र है वो प्रथम पंचवर्षीय योजना और औद्योगिक क्षेत्र ये दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र तीसरी, कृषि और औद्योगिक 5वीं, कृषि क्षेत्र पहली और औद्योगिक क्षेत्र दूसरी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, बात करें कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसकी समय सीमा क्या थी, तो वह 1951 से 1956 के बीच में चलाई गई थी। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से 56 के बीच में, और जो इसका मॉडल था वो था हेरत-डोमर मॉडल। ठीक है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है मॉडल से संबंधित कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो कौन से मॉडल पर आधारित थी, तो वो हेरत-डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, जो पंचवर्षीय योजना थी उसको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संसद में पेश किया गया था। ठीक है, जो हमारे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा इसको संसद में पेश किया गया। और उस समय जो योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे वो थे गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, जो योजना आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष थे वो गुलजारी लाल नंदा थे। और बात करें पहली पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार की, तो वो थे अर्थशास्त्री के.एन. राजन। ठीक है, कौन थे वास्तुकार? अर्थशास्त्री के.एन. राजन इसके वास्तुकार थे। ठीक है, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो हमने वृद्धि दर का जो लक्ष्य निर्धारित किया था वो था 2.1% वार्षिक जीडीपी। ठीक है, जो वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद का 2.1% के हिसाब से हमने वृद्धि दर में लक्ष्य किया था, वृद्धि दर का लक्ष्य हमने रखा था पहली पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस वर्ष पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। जो भारत था उसने किस वर्ष पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर है 1900 ईस्वी में जो ओलंपिक खेलों में भारत के द्वारा पहली बार प्रतिनिधित्व किया गया। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं आगे। देखिए, जो पहला आधुनिक ओलंपिक जो मतलब ओलंपिक खेलों की जो आधुनिक तौर पर शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1896 में एथेंस, ग्रीस में। ठीक है, 1900 में जो भारत का प्रतिनिधित्व किया था ओलंपिक में वो किया था नॉर्मन प्रिचर्ड ने। जो नॉर्मन प्रिचर्ड थे उन्होंने भारत की तरफ से ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, लेकिन जो भारत ने अपनी जो ओलंपिक खेलों में पहली टीम भेजी थी वो थी 1920 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में। मतलब जो एक प्रॉपर टीम जो भेजी गई थी वो 1920 के ओलंपिक में भेजी गई थी, लेकिन पहली बार प्रतिनिधित्व 1900 के ओलंपिक में किया गया। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नवकलेवारा उत्सव किस राज्य से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर है ओडिशा। जो नवकलेवारा उत्सव है वो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। बात करें इस उत्सव की, तो जो उत्सव है ये पहली बार 1575 ईस्वी में शुरू किया गया था। उड़ीसा में इस उत्सव को पहली बार 1575 में मनाया गया था। इसमें क्या होता है, मतलब जो नव का अर्थ तो पता है नया होता है, और जो कलेवारा होता है उसका अर्थ मतलब अर्थ होता है शरीर। ठीक है,
इसमें तो नया शरीर एक तरह से इसका मीनिंग है। और यह जो उसमें जगन्नाथपुरी की जो रथ यात्रा निकाली जाती है यह उसी से संबंधित है। ठीक है, बात करें असम का एक प्रसिद्ध उत्सव कौन सा है, तो वो है बिहू। बिहू असम का एक लोकप्रिय उत्सव है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जाता है अक्सर। सिक्किम का है सागा दावा, सिक्किम का कौन सा है, सागा दावा। और पंजाब का एक तरह से हम बोल सकते हैं बैसाखी या लोहड़ी। ठीक है, लोहड़ी ये पंजाब का। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भौतिक विज्ञान की कौन सी शाखा विरामावस्था में द्रवों के गुणों से संबंधित है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, द्रव स्थिति विज्ञान। जो द्रव स्थिति विज्ञान है वो विरामावस्था में द्रवों के गुणों से संबंधित है। ठीक है, बात करें खगोल भौतिकी, तो खगोल भौतिकी विज्ञान क्या होती है कि जैसे जो मतलब ब्रह्मांड होता है ना, ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड में जैसे कई सारे खगोलीय पिंड होते हैं, जैसे कि सितारे हो गए, ग्रह हो गए, आकाश गंगाएं हो गई, निहारिका वगैरह, जितने भी जो आकाशीय पिंड हैं उनके जन्म, ठीक है, जन्म, जीवन, मृत्यु, इन सब की व्याख्या करने के लिए जो भौतिक व रसायन विज्ञान के जो नियम होते हैं उनसे संबंधित होती है खगोल भौतिकी। ठीक है, खगोल भौतिकी मतलब जो जितने भी आकाशीय पिंड होते हैं उनके जन्म लेना, उनका मरण मतलब गठन होना, उनसे उसके नियमों से संबंधित है खगोल भौतिकी। ठीक है, बात करें ऊष्म प्रवैगिकी की, तो ये क्या होता है कि जैसे कि जो ऊष्मा वगैरह, जो कार्य, तापमान और जो ऊर्जा वगैरह होती हैं, इनके बीच के संबंध को दर्शाती है ऊष्म प्रवैगिकी। ठीक है, अब प्रकाश की क्या होता है, प्रकाश की जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो प्रकाश के गुणों से संबंधित होगी उसको प्रकाश की बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1951 में। जैसा कि पता है कि हमारा जो संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो उसके बाद 1951 में ही पहला संशोधन किया गया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले संशोधन। देखिए जो पहला संशोधन था जो किया गया था उसके अनुसार संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। जैसा कि पता है उसमें मतलब जो मूल संविधान था उसमें मतलब टोटल 8 अनुसूची थी और पहले संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है, और इसी से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 31A और 31B भी सम्मिलित हो गए। ठीक है, पहले संविधान संशोधन से। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का पीएच स्तर क्या होता है। जो मानव शरीर का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.35 से 7.45 तक, मतलब 3.5 से 4.5, मतलब 7 और 7.5 और 7.25 के बीच में होता है मानव शरीर का पीएच मान। ठीक है, जानते हैं पीएच मान क्या होता है। देखिए पीएच मान क्या होता है कि सबसे पहले तो पीएच जो मान मापा जाता है उस स्केल की खोज की थी सोरेनसन ने। ठीक है, जिस स्केल पर पीएच स्तर को दर्ज किया जाता है, मापा जाता है, उसकी खोज की थी सोरेनसन ने। ठीक है, और जो पीएच पैमाने की सीमा क्या होती है, ये होती है 0 से लेकर 14 तक। ठीक है, बीच में होता है यहाँ 7। ठीक है, अगर पीएच मान किसी विलयन का, मतलब किसी भी चीज़ का, किसी भी विलयन का, धातु का, पदार्थ का, अगर पीएच मान 7 से कम होता है तो वो होती है अम्लीय। तो वो विलयन कैसा होता है, अम्लीय होता है। और अगर पीएच मान 7 से अधिक होता है तो होता है क्षारकीय। ठीक है, क्षारकीय होता है अगर 7 से अधिक हो जाए, और 7 से कम हो जाए तो वो होता है अम्लीय, एसिडिक। ठीक है, और अगर किसी भी उसका विलयन का पीएच मान फिक्स 7 हो तो वो होता है न्यूट्रल, बिल्कुल उदासीन, ना तो वो अम्लीय होता है ना क्षारकीय होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कम और ज़्यादा वाला। ठीक है, अच्छा ये दोनों फेमस हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो अम्लीय वर्षा होती है उसका पीएच मान क्या होता है, उसका होता है 5.6। 5.6 मतलब 7 से कम तो क्या हो गया, अम्लीय। ठीक है, इसलिए जो अम्लीय वर्षा है उसका पीएच मान 5.6 होता है। अगला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है 10.5, जो कि क्या हो गया, क्षारकीय हो गया। ठीक है, ये प्रश्न दोनों अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखे हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है 10.5। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना कब हुई थी,
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1924। जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA शॉर्ट में इसको बोला जाता है, इसकी जो स्थापना हुई थी 1924 में हुई थी। ठीक है, 1920 में क्या हुआ था? 1920 में जैसा कि पता है असहयोग आंदोलन, जो असहयोग आंदोलन हुआ था वो 1920 में हुआ था। और इसी के 2 साल बाद 1922 में 4 फरवरी 1922 को हुआ था वहाँ पे गोरखपुर में चौरा चौरी कांड। ठीक है, जो चौरी चौरा कांड हुआ था गोरखपुर में वो 1922 को हुआ था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए जो HRA है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका गठन रामप्रसाद बिस्मिल और सचिंद्रनाथ सान्याल ने किया था। किसने किया था? रामप्रसाद बिस्मिल और सचिंद्रनाथ सान्याल, इन दोनों ने मिलकर HRA का गठन किया था। और जो HRA के जो शामिल इसमें प्रमुख नेता कौन कौन से थे? सबसे प्रमुख थे इसमें चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, ये 4-5 इसके प्रमुख नेता थे। और जो काकोरी षड्यंत्र की जो घटना हुई थी वो HRA के लोगों ने ही की थी। मतलब काकोरी षड्यंत्र वो HRA से ही जुड़ा था। बाद में जो HRA का नाम बदलकर HSRA कर दिया गया, मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, तो पहले HRA था लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके HSRA कर दिया गया। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2020 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन में कितने देशों की सदस्यता है? ये उस समय करंट अफेयर से रिलेटेड था, क्योंकि 2021 के पेपर की बात है तो नवंबर 2020 की बात कर रहा है। 2020 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन में कितने देशों की सदस्यता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 164। लेकिन वर्तमान में भी विश्व व्यापार संगठन WTO के 164 ही सदस्य हैं। ठीक है, और इसका 164वां सदस्य कौन सा था? अफगानिस्तान। कौन सा? अफगानिस्तान इसका 164वां सदस्य था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं WTO के बारे में। देखिए जो WTO है, विश्व व्यापार संगठन, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है यह कैसा है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका 164वां सदस्य अफगानिस्तान है, जो कि वर्तमान में भी इसका नवीनतम ही है, मतलब 164 ही WTO के वर्तमान में सदस्य हैं। WTO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को। इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसकी जो वर्तमान में महानिदेशक है वो है नागोजी ओंकाजे इबोला। ठीक है, जो कि इसकी पहली महिला महानिदेशक है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि WTO की पहली महिला महानिदेशक कौन है? नागोजी ओंकाजे इबोला, जो कि इसकी वर्तमान महानिदेशक है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तारापुर में। जो तारापुर परमाणु संयंत्र है वो भारत में स्थापित किया गया पहला परमाणु संयंत्र था, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है ये? महाराष्ट्र में। ठीक है, बात करें कलपक्कम की तो कलपक्कम है वो कहाँ है? वो मद्रास में स्थित है। काकरापार गुजरात में है और जो कैगा है वो कर्नाटक में। ठीक है, ये भी ध्यान रखने, कैगा कर्नाटक में। तारापुर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि महाराष्ट्र में है, काकरापार गुजरात में है और कलपक्कम मद्रास में है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए बात करें तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की तो इसका निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब USA के सहयोग से किया गया था। तारापुर का निर्माण USA के सहयोग से किया गया था। और जो तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उसको यूरेनियम की आपूर्ति कौन कौन करता है? फ्रांस, चीन और रूस, ये तीनों देश हैं जो कि इसको यूरेनियम की आपूर्ति करते हैं। किसको? तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र को। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा था? जो पहला हिंदी उपन्यास था, पहला नहीं, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस है उसको लिखा था भीष्म साहनी ने। किसने लिखा था? भीष्म साहनी ने। ठीक है, तो चलिए इन चारों की इम्पोर्टेंट जो साहित्यिक रचनाएं उनको देख लेते हैं। देखिए बात करें भीष्म साहनी की तो भीष्म साहनी हिंदी भाषा के एक भारतीय लेखक थे और इनको 1998 में साहित्य के लिए पद्म भूषण, जो कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा जो मतलब अवार्ड है
वो पद्म भूषण इनको 1998 में साहित्य के लिए प्रदान किया गया। ठीक है। और जो इंडिया पोस्ट है, जो इंडिया पोस्ट बैंक है भारत की, उसने 2017 में साहनी को सम्मानित करने के लिए इनके नाम का एक डाक टिकट जारी किया। ठीक है, कब? 2017 में। भीष्म साहनी की जो प्रसिद्ध साहित्यिक कार्य कौन कौन से हैं? एक तो है झरोखे, कादयान, बसंती और कुंतो, और अभी हमने एक देखा तमस। ठीक है, इनको ध्यान रखना, क्या पता तमस की जगह पे इनमें से किसी को पूछ ले। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे रखे हैं कि जो झरोखे, कादयान, बसंती और कुंतो, ये इनकी और अन्य साहित्यिक रचनाएं हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए। यशपाल हैं, उनकी प्रसिद्ध साहित्यकार कौन कौन से हैं? झूठा सच, मेरी तेरी उसकी बात और पिंजरे की उड़ान, ये तीनों इनकी फेमस हैं। नागेंद्र की कौन कौन सी हैं? इनकी है विचार और विवेचन, विचार और विश्वचन, अरस्तु का काव्यशास्त्र, अनुसंधान और आलोचना। ठीक है, ये चारों नागेंद्र की हैं। अच्छा, त्रिलोचन की कौन कौन सी हैं? त्रिलोचन की हैं धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत और गर्मदिन। ठीक है, तो ये इन सब को भी याद रखना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन भारत में कब आया? तो इसका सही उत्तर है 1928। जो साइमन कमीशन है वो भारत में आया तो 1928 को था, लेकिन इसका जो गठन हुआ था वो 1927 को हुआ था। जो ब्रिटिश सरकार ने इसका साइमन कमीशन का गठन किया था 1927 में, लेकिन ये भारत कब पहुंचा? 1928 में। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, जो ब्रिटिश सरकार ने 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया था, और यह एक कैसा आयोग था? ये एक श्वेत आयोग था। श्वेत आयोग मतलब इसमें जो 7 सदस्य थे वो सातों के सातों अंग्रेज थे, इसमें एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसको श्वेत आयोग के नाम से जाना गया। यह एक 7 सदस्यीय आयोग था जिसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। इन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम साइमन कमीशन पड़ा। ठीक है, और जब ये भारत आया तो उस समय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था मद्रास में। कांग्रेस का मद्रास में जो अधिवेशन हुआ था उसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, और साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, साइमन गो के नारे लगाए गए। ठीक है, और इसी मतलब जो नारेबाजी के दौरान ही जो हमारे भारत के जो लाला लाजपत राय थे उनकी लाठीचार्ज में उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? मतलब कौन से उसमें उद्योग में चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है सीमेंट। जो सीमेंट का जो उद्योग होता है, सीमेंट का जो कार्य होता है, उसमें चूना पत्थर को एक कच्चे माल के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, जो चूना पत्थर है वो कैल्शियम कार्बोनेट जो CaCO3 है उसका एक रूप होता है चूना पत्थर। ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। ठीक है, जब चूना पत्थर को गर्म करते हैं तो गर्म करने के दौरान जो गैस इससे रिलीज होती है, गैस निकलती है, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। जो CO2 होती है वो उससे गर्म करने पर बाहर निकलती है। चूना पत्थर अच्छा किस किस में प्रयोग किया जाता है? एक तो निर्माण सामग्री के रूप में प्रयोग होता है, आवश्यक घटक है सीमेंट उद्योग का, जैसा कि अभी हमने देखा सीमेंट उद्योग का एक आवश्यक घटक है। और जो टूथपेस्ट और जो पेंट होते हैं उनमें फिलर के रूप में भी इसका यूज किया जाता है चूना पत्थर का। जो टूथपेस्ट और पेंट वगैरह जो होते हैं उनमें फिलर के रूप में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा को किसने विकसित किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जेम्स गोसलिंग। जो जेम्स गोसलिंग थे, इन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा को विकसित किया था। ठीक है, अच्छा जो पॉल एलन है इन्होंने क्या किया था? तो जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है ना, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की जो स्थापना हुई थी उसमें इन्होंने सह संस्थापक का रोल निभाया था। मतलब जो संस्थापक था इन्होंने उनके साथ इसकी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना करने में हाथ बढ़ाया था, एक तरह से सह संस्थापक हैं थे। ठीक है, जॉब हॉर्टन्स कौन है? जो ब्लूटूथ होता है उसका, ब्लूटूथ में जो इसके विनिर्देश तैयार किए जाते हैं उनमें इनकी मतलब बहुत अच्छी खासी भूमिका है। इनकी जॉब हॉर्टन की ब्लूटूथ के जो विनिर्देश तैयार किए जाते हैं उसमें इनकी अच्छी खासी मतलब रोल है इनका, जॉब हॉर्टन का। ठीक है, चार्ल्स सिमोनी की बात करें तो जो चार्ल्स सिमोनी है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होती है उसका सॉफ्टवेयर सूट के
सॉफ्टवेयर सूट का जो पहला संस्करण था उसको विकसित करने के लिए इनका अच्छा खासा मतलब रोल है, चार्ल्स सिमोनी का। ठीक है, और जेम्स गोसलिंग को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का जनक बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए बात करें जावा की, तो जावा एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जावा को पहले ओक के नाम से जाना जाता था। ओक क्या जाना जाता पहले इसको, ओक के नाम से इसको जाना जाता था। और जावा का उपयोग कहाँ होता है, जावा का उपयोग होता है जैसे कि मोबाइल ऐप हो गए, वेब ऐप हो गए, डेस्कटॉप ऐप हो गए और गेम के ऐप हो गए, इनके आदि को विकसित करने के लिए जावा का यूज किया जाता है। ठीक है, जो खासकर जो गेमिंग और मोबाइल ऐप हैं उनमें जावा को यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देख। अगला प्रश्न है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अशोक। अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि अशोक ने अपने शासनकाल में लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था अशोक ने अपने शासनकाल में। ठीक है, बात करें चाणक्य की, तो जैसा कि आपको पता है कि चाणक्य एक शाही सलाहकार था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। ठीक है, बिंदुसार कौन था कि जो सम्राट अशोक हैं उनका पिता, मतलब उनके पिताजी थे बिंदुसार, और यह दूसरे मौर्य सम्राट भी थे। मतलब पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य थे लेकिन दूसरे नंबर के थे बिंदुसार। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य तो पता ही है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए जो सांची का स्तूप है वो कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अंदर सांची का स्तूप स्थित है। देखिए स्तूप क्या होते थे, स्तूप होते थे कि जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो संत साधु हैं उनके जो अवशेष होते थे, वो पवित्र अवशेष होते थे, उनको स्तूप के अंदर रखा जाता था। ठीक है, उसी के ऊपर स्तूप टाइप संरचना थी वो बनाई जाती थी। ठीक है, और जो स्तूप क्या होते थे, इनको भारत की सबसे पुरानी पत्थर संरचना माना जाता है। जो सांची स्तूप है उसको भारत की सबसे पुरानी पत्थर संरचना माना जाता है और इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया सांची स्तूप को। और जो भारत में वर्तमान में जो 200 रुपये का नोट है उस पर सांची का स्तूप है वो अंकित है। ठीक है, किस पर, 200 रुपये के नोट पर सांची स्तूप को अंकित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 1906 में कहाँ फहराया गया था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कोलकाता। भारत का जो पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था वो 1906 में कोलकाता में फहराया गया था। ठीक है, और देखिए जो दूसरी बार फहराया गया था वो 1907 में पेरिस में, और किसने फहराया था, मैडम कामा ने। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। ठीक है, तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कब अपनाया, तो 22 जुलाई 1947 को। और यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को। और जो झंडे की लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है वो है 3:2। ठीक है, जो 3:2 है उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात है। अगला प्रश्न है कि पुष्प में जो स्त्री केसर होता है वो क्या होता है, तो स्त्री केसर क्या होता है, एक मादा जनन अंग होता है। तो पुष्प में जो जैसे नाम से पता चल रहा है स्त्री, तो यह एक मादा जनन अंग होता है। ठीक है, और इसका कार्य क्या होता है, स्त्री केसर का कार्य क्या होता है कि जो पराग होते हैं, जो फूल से जो पराग होते हैं उनको प्राप्त करना और इससे बीज उत्पन्न करना, मतलब पराग को प्राप्त करना और बीज उत्पन्न करना। ठीक है, ये स्त्री केसर का प्रमुख कार्य होता है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय 2016 की स्थिति के अनुसार 12,000 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष से अधिक है, वो देश क्या कहलाते हैं, मतलब उन देशों को क्या कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अमीर देश। मतलब ऐसे देश जिनकी 2016 की स्थिति के अनुसार, यह रिपोर्ट कौन सी, विश्व विकास रिपोर्ट, जिसकी 2016 की स्थिति के अनुसार जिनकी प्रतिवर्ष मतलब जिनकी वार्षिक आय 12,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक है, ऐसे देशों को अमीर देश बोला गया। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है इनसैट 1B चालू किया गया था, मतलब जो इनसैट 1B जो एक उपग्रह है इसको कब चालू किया गया था, तो इसका सही उत्तर है 1983
1983 में इनसैट 1B को चालू किया गया था। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इनसैट 1B क्या है। देखिए जो इनसैट 1B है वो एक भारतीय उपग्रह था और 1983 में इसको कहाँ से लॉन्च किया गया था, यूएसए का जो स्पेस शटल है वहाँ से इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था 1983 में। ठीक है, और इनसैट 1B का निर्माण फोर्ड एरोस्पेस द्वारा इसका निर्माण किया गया था। किसका, इनसैट 1B का। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पोखरण परमाणु परीक्षण 2, पोखरण में कितने परमाणु परीक्षण हुए थे, 2। तो जो दूसरे नंबर का था उसका कूट नाम क्या था, तो उसका कूट नाम क्या था, ऑपरेशन शक्ति। जो पोखरण में परमाणु परीक्षण 2 हुआ था उसका कूट नाम था ऑपरेशन शक्ति, और जो पहला हुआ था उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। क्या था उसका नाम, उसका नाम स्माइलिंग बुद्धा था। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए जो परमाणु परीक्षण हुए थे वो राजस्थान, मतलब जो पोखरण कहाँ है, राजस्थान के पोखरण में किया गया। परमाणु परीक्षण 2 है वो कब किया गया, 2 मई 1998 को। कब किया गया, 2 मई 1998 को परमाणु परीक्षण 2 किया गया। और जो पहला परमाणु परीक्षण था वो मई 1974 में किया गया था, जिसका कूट नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, तो पहले परमाणु परीक्षण का कूट नाम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा, और पहले का नाम था ऑपरेशन शक्ति। ये दोनों प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है इनके सन, कि इनकी जो परीक्षण हुए थे परमाणु के पहले और दूसरे के, वो कब कब हुए थे। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में एकत्रित किया जाता है। तो कंप्यूटर में डेटा को बाइनरी के रूप में एकत्रित किया जाता है। ठीक है, किसके रूप में एकत्रित किया जाता है, बाइनरी के रूप में। और ये बाइनरी क्या है, ये एक द्वयाधारी संख्या होती है जो केवल 2 प्रतीकों को व्यक्त करती है। मतलब इसमें संख्या के रूप में 2 प्रतीक होते हैं, वो होते हैं 0 और 1। जैसे कि हमारे मैथ में होते हैं 0 से लेके 1 2 3 4, मतलब संख्या होती है 0 से लेकर 9 तक। लेकिन इसमें कंप्यूटर में जो बाइनरी अंक होते हैं वो होते हैं केवल 2, जो कि 0 और 1। पूरा डाटा इन 2 में होता है। ठीक है, और जो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसको आमतौर पर बाइट्स में मापा जाता है। किसमें, बाइट्स। जो कंप्यूटर की जो मेमोरी को मापा जाता है वो बाइट्स में मापा जाता है। और कंप्यूटर को मापने की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। क्या होती है, बिट। और हाफ बाइट को ही निबल बोलते हैं। जो बाइट का जो आधा होता है, हाफ बाइट, उसको बोलते हैं निबल। क्या बोलते हैं इसको, निबल बोलते हैं। ये भी फैक्चुअल है क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा वुमेन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अवार्ड किस वर्ष शुरू किए गए थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 2016 में। जो वुमेन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अवार्ड हैं वो पहली बार 2016 में शुरू किए गए थे, जो कि नीति आयोग ने शुरू किए थे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं नीति आयोग के बारे में। देखिए जो नीति आयोग है वो भारत सरकार का एक नीतिगत थिंक टैंक है। मतलब नीति आयोग को थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है। इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग का जो पूर्ववर्ती है वह था योजना आयोग। मतलब पहले इसके स्थान पर योजना आयोग था, लेकिन 1 जनवरी 2015 को इसको नीति आयोग में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, नीति आयोग का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। जैसे ही मैंने बताया कि इसने योजना आयोग का स्थान लिया है। मतलब इसका जो पूर्ववर्ती था वो योजना आयोग था और इसी के स्थान पर नीति आयोग आया। नीति आयोग का जो अध्यक्ष हमेशा भारत का प्रधानमंत्री होता है। भारत का प्रधानमंत्री उस समय पे कोई भी हो वह नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग में एक उपाध्यक्ष होता है और एक सीईओ भी होता है। मतलब अध्यक्ष के साथ साथ एक उपाध्यक्ष और एक सीईओ होता है, जिनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। सीईओ और उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, भारत के प्रधानमंत्री। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी और सीईओ हैं वीआर सुब्रमण्यम। ठीक है, जो नीति आयोग में के जो वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं और सीईओ हैं वीआर सुब्रमण्यम, और इसके अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं। तो संयुक्त राष्ट्र परिषद के कितने हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं, जिनको कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, संयुक्त राष्ट्र परिषद है, वो हर 2 साल के बाद मतलब इनकी नई नियुक्ति की जाती है। मतलब हर 2 साल बाद ये अस्थायी सदस्यों को जो महासभा है वो चुनती है।
ठीक है। और इसमें 15 सदस्य होते हैं जिसमें 10 अस्थाई और 5 होते हैं स्थाई, जो कि परमानेंट इसके सदस्य हैं, मतलब वो हमेशा वही हैं। और 5 कौन कौन से, एक तो है रूस, फ्रांस, यूएसए, चीन और यूके, मतलब यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, ब्रिटेन। ठीक है, रूस, फ्रांस, यूएसए, चीन और यूके, ये 5 इसके स्थायी सदस्य हैं और बाकी के जो 10 अस्थायी हैं वो हर 2 साल बाद चेंज होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि धातुओं के पतले तारों में खींचे जाने की क्षमता कहलाती है, मतलब धातुओं के पतले तारों को जितना हम खींचते हैं उस क्षमता को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं तन्यता, मतलब तन्ना। ठीक है, जो धातुओं के जो तार होते हैं पतले पतले, उनको जितना खींचा जाए वो खींचने की जो क्षमता होती है उसको तन्यता बोला जाता है। ठीक है, और जो सबसे तन्य धातु है, मतलब इसको सबसे ज़्यादा खींचा जा सकता है, वो है सोना। ठीक है, सबसे तन्य धातु कौन सी है, सबसे तन्य धातु है सोना। ठीक है, ये एक फैक्चुअल प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राजा रवि वर्मा कौन थे, तो कौन थे, राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। ठीक है, चलिए इनके बारे में देखते हैं। देखिए, जो राजा रवि वर्मा थे वो त्रावणकोर रियासत, उस समय जो त्रावणकोर जो कि वर्तमान में केरल है, वहाँ एक शाही परिवार से संबंध रखते थे राजा रवि वर्मा। ठीक है, जो कि प्रसिद्ध चित्रकार थे। अच्छा, इनकी कुछ प्रमुख उल्लेखनीय कार्य हैं, कुछ इनके प्रमुख चित्र हैं, जैसे कि शकुंतला हो गया। ठीक है, अपने बालों को सजाती नायर लेडी, ये इनके प्रसिद्ध चित्र हैं। पापा आते हैं, संगीतकारों की आकाशगंगा, ये इनके कुछ प्रमुख उल्लेखनीय कार्य हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। जो भारत का पहला हाई कोर्ट था वो कोलकाता में स्थापित किया गया था। ठीक है, अच्छा बात करें जो हाई कोर्ट का, मतलब जो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, इसकी नियुक्ति करते हैं, कौन नियुक्ति करता है इसकी, भारत के राष्ट्रपति। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इसको शपथ दिलाता है संबंधित राज्य का, मतलब जिस राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है उसका राज्यपाल। ठीक है, जिस राज्य का मुख्य न्यायाधीश है उसका राज्यपाल इसको शपथ दिलाता है। लेकिन अगर जो मुख्य न्यायाधीश है और जो बाकी के भी न्यायाधीश होते हैं, अगर वो अपने पद से इस्तीफा देना चाहें तो वह मतलब राष्ट्रपति को अपना पत्र लिखकर अपना इस्तीफा दे सकते हैं। ठीक है, तो किसको पत्र लिखते हैं, राष्ट्रपति को पत्र लिखकर वो इस्तीफा दे सकते हैं। ठीक है, कौन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। चलिए आगे देखिए, बात करें भारतीय उच्च न्यायालय की, तो भारतीय जो उच्च न्यायालय था जो कोलकाता में स्थापित हुआ था, वो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत किया गया था। ठीक है, और इसे मतलब इसकी शुरुआत कब हुई थी औपचारिक रूप से, मतलब इसका कामकाज कब शुरू हुआ, जुलाई 1862 में। ठीक है, और जो न्यायमूर्ति शंभुनाथ पंडित थे वो कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करने वाले पहले भारतीय थे। कौन थे, पहले भारतीय थे कलकत्ता उच्च न्यायालय के जिन्होंने न्यायाधीश के रूप में अपना जो पदभार था वो ग्रहण किया, न्यायमूर्ति शंभुनाथ पंडित। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर 2005 में। जो आरटीआई एक्ट था उसको अक्टूबर 2005 में लागू किया गया। तो चलिए आगे देखिए आरटीआई के बारे में देखें कि जो आरटीआई एक्ट था उसको भारतीय संसद द्वारा 12 मई 2005 को पारित किया गया। मतलब इस एक्ट को जो संसद में 12 मई 2005 को पारित किया गया था और 15 जून 2005 को राष्ट्रपति ने इस पर अपनी सहमति दर्ज की। किस पर, इस पर 15 जून 2005 को। ठीक है, और इसके बाद 12 अक्टूबर 2005 को यह लागू हो गया, मतलब यह एक कानून बन गया आरटीआई एक्ट। ठीक है, और जो भारत में पहला जो आरटीआई आवेदन किया था वो किया था शाहिद रजा बर्नी ने। शाहिद रजा बर्नी ने पहली बार भारत में आरटीआई का आवेदन किया था। और जो आरटीआई अधिनियम पारित करने वाला विश्व में पहला देश है स्वीडन।
ठीक है, मतलब विश्व में सबसे पहले किस देश ने आरटीआई एक्ट को पारित किया, वो किया था स्वीडन ने। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 2003 में। जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है उसको 2003 में शुरू किया गया था। और यह क्या है कि जो मतलब सस्ती कीमतों पर जो दवा दी जाती है उससे संबंधित है यह योजना। ठीक है, और इसकी बात करें नोडल एजेंसी की, तो इसकी नोडल एजेंसी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इस योजना का संचालन करता है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है कि अकबर कब सम्राट बना था? जो मुगल सम्राट अकबर था वो कौन से सन में सम्राट बना था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 1556 में। जो सम्राट अकबर था वो 1556 में इसने शासन संभाला था। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो अकबर था वह तीसरा मुगल बादशाह था। ठीक है, मतलब जो अकबर था वो बाबर, हुमायूं, उसके बाद तीसरा था, और यह हुमायूं का पुत्र था। अकबर का शासनकाल था 1556 से 1605 के बीच। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है इसका शासनकाल, तो 1556 से 1605 के बीच इसका शासनकाल था। और इसने एक फेमस धर्म था दीन ए इलाही, इसको शुरू किया था अकबर ने। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है। अकबर के शासनकाल के दौरान ही जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था वो 1556 में इसी के शासनकाल में हुआ था, जो कि किस किस के बीच में हुआ था? अकबर व हेमू के बीच, जिसमें हेमू की हार हुई थी और अकबर की जीत हुई थी। ठीक है, अकबर ने अपने शासनकाल में मतलब अपने शासन के दौरान कौन कौन सी प्रमुख ऐतिहासिक संरचनाएं बनवाई, कौन कौन सी जो प्रमुख ऐतिहासिक इमारतें उनका निर्माण करवाया? तो उनमें सबसे फेमस है बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी। ठीक है, ये तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं ही दोनों। और इसकी प्रमुख और हैं आगरा का किला, लाहौर का किला और इलाहाबाद का किला। ठीक है, तो ये 5 प्रमुख ऐतिहासिक संरचनाएं हैं जो कि अकबर ने अपने शासनकाल में बनवाई थी। ठीक है, और इसका शासनकाल था 1556 से 1605 के बीच। अगला प्रश्न है कि गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गोदावरी नदी का उद्गम होता है जो त्र्यंबकम पहाड़ियाँ हैं, जो ब्रह्मगिरी हिल्स की त्र्यंबकम पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं गोदावरी नदी के बारे में। देखिए, जो गोदावरी नदी है वो भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। प्रायद्वीप मतलब जो पेनिनसुलर रिवर बोलते हैं, मतलब जो नीचे प्रायद्वीप है जो भारत है उसकी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और यह भारत की गंगा नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। मतलब भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा, और उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है गोदावरी नदी। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है, और इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इसकी लंबाई के हिसाब से इसको दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। मतलब दक्षिण की नदियों में सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, इसलिए इसको दक्षिण की गंगा भी बोला जाता है। ठीक है, और यह कौन कौन से राज्य से होकर बहती है? यह 4 राज्यों से होकर बहती है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इन चारों राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। बात करें इसकी सहायक नदियों में, इसकी सबसे फेमस सहायक नदी है प्राणहिता नदी। नदी जो प्राणहिता नदी है वो गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, और इसी में जो गोदावरी नदी जब बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, जब गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है तो वहाँ पे एक यह डेल्टा बनाती है। ठीक है, यह वहाँ पे एक डेल्टा बनाती है। यहीं पे फेमस वन है जिनको बोलते हैं कोरेंगा मैंग्रोव वन। ठीक है, जो कोरेंगा मैंग्रोव वन है वो गोदावरी डेल्टा में पाए जाते हैं। और यह कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर नदी अपना जल गिरा देती है। अच्छा, इस नदी के प्रमुख बांधों की बात करें तो इस पर जैकबाड़ी बांध, गंगापुर बांध और बबली परियोजना और श्री राम सागर बांध, ये प्रमुख 4 बांध हैं जो कि गोदावरी नदी पर स्थित हैं। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जिनसे कि अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए इनको भी ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जून 2020 तक यूनेस्को द्वारा कितने विश्व धरोहर स्थलों को संरक्षित किया गया है?
देखिए ये वर्तमान की बात नहीं कर रहा है, ये उस समय की बात कर रहा है जिस समय एग्जाम हुआ था, मतलब जून 2020 में। तो उस समय कितने थे? उस समय थे 1121। जून 2020 में जब एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था तो उस समय पूरे विश्व में जो धरोहर स्थल थी यूनेस्को द्वारा मान्यत वो थी 1121। कितनी थी? 1121। लेकिन वर्तमान में टोटल हैं 1223। ठीक है, ये कब तक की हैं? ये हैं अगस्त 2024 तक। जो अगस्त 2024 तक विश्व में यूनेस्को द्वारा कितनी विश्व धरोहर स्थलों को संरक्षित किया गया है? तो वो है 1223। ठीक है। अच्छा, बात करें भारत की, तो भारत में टोटल 43 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें कि जो 3 श्रेणियों में विभाजित हैं। 3 श्रेणी कौन कौन सी हैं? 35, 7 और 1। 35 कौन सा? दोबारा देखते हैं। 43, 35, 7, 1। 35 कौन कौन सी हैं? तो 35 हैं सांस्कृतिक। जो सांस्कृतिक, टोटल तो 43 हैं, लेकिन इनमें भी जो 35 हैं वो सांस्कृतिक हैं, 7 हैं वो प्राकृतिक हैं, और जो 1 है वो मिश्रित है। मतलब वो सांस्कृतिक में भी आती है और वो प्राकृतिक में भी आती है। और वो कौन सी है? वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा है वो एक मिश्रित विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। बात करें भारत की नवीनतम विश्व धरोहर स्थल की, तो वो है मोइदम। कौन सी है? मोइदम, जो कि असम के जो मतलब कब्रिस्तान, जो अहोम राजवंश था उसके जो कब्रिस्तान होते हैं उनको मोइदम बोला जाता है। असम में जो अहोम राजवंश था उनके कब्रिस्तान को मोइदम बोला जाता है। और अभी जो वर्तमान में इसकी यूनेस्को की 44वीं जो बैठक हुई थी दिल्ली में, उसी में मोइदम को 43वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित किया गया। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। जो गांधी सागर बांध है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, बात करें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र का 1-2 प्रसिद्ध बांध देख लेते हैं। तो इसका फेमस एक है कोयना बांध। कौन सा बांध है? कोयना बांध है, जो कि कोयना नदी पर स्थित है, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के जो 2 बांध हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उनमें से एक तो है नाथपा जाकरी। ठीक है, जो नाथपा जाकरी बांध है वो, और दूसरा है भाखड़ा नागल बांध। ठीक है, ये दोनों हिमाचल प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा, बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में भी कौन कौन से हैं? एक तो है जवाहर सागर बांध। कौन सा? जवाहर सागर बांध। एक है कोटा बैराज, जो कि कोटा में ही स्थित है। और अगला है राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, तो ये तीनों तो हो गए राजस्थान के, ये हिमाचल प्रदेश के, ये हो गया महाराष्ट्र का। और जो गांधी सागर है वो कहाँ है? वो मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जो गांधी सागर बांध है वो कौन सी नदी पर है? वो चंबल नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर बना हुआ है। इसकी जो आधारशिला है वो प्रधानमंत्री, जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा 7 मार्च 1954 को रखी गई थी इसकी आधारशिला। ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश के भी कुछ इंपॉर्टेंट बांध देख लें, तो उनमें है बरना बांध, बरगी बांध, बाणसागर बांध, ओंकारेश्वर बांध, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कोलार बांध। ये प्रमुख बांध हैं जो कि मध्य प्रदेश के हैं। और अभी हमने महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के भी प्रमुख बांध देख लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने पूरी तरह कब दबा दिया था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1859। 1859 में जो अंग्रेजों ने जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसको पूरी तरह से प्रेस कर दिया था, पूरी तरह से बंद कर दिया था, दबा दिया था। ठीक है, बात करें इसके बारे में आगे। देखिए, जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो कब शुरू हुआ था? वो हुआ 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है, और उस समय इसका तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। ये तो उस समय का तात्कालिक कारण था। ठीक है, और इसमें 1857 के विद्रोह में जो सबसे पहला व्यक्ति जिसको फांसी दी गई थी, जो शहीद हुआ था, वो था मंगल पांडे। ठीक है, और मंगल पांडे ने ही एक तरह से इसकी शुरुआत की थी। और उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे 1857 के विद्रोह के दौरान, गवर्नर जनरल वो थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग।
अच्छा, जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसके बाद जो भारत का जो प्रशासन था, जो भारत में अंग्रेज शासन करते थे, तो उस कंपनी से उसको हटाकर अंग्रेजी ताज को सौंप दिया गया। ठीक है, मतलब जो पहले जो ब्रिटिश सेना थी उसको शासन उसके हाथों से छीनकर जो महारानी थी, महारानी विक्टोरिया थी, उसके हाथों में सौंप दिया गया भारत का शासन। ठीक है, 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि URL का अर्थ है, कंप्यूटर से संबंधित है। URL, इसका अर्थ क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, URL का अर्थ होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, जो URL होता है उसको एक तरह से वेब एड्रेस, जो वेब एड्रेस होता है उसके रूप में भी इसको जाना जाता है, URL को। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है नर्मदा। जो नर्मदा नदी जो कि गुजरात में है, उस पर सरदार सरोवर बांध को बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए सरदार सरोवर बांध के बारे में देखिए। जो सरदार सरोवर बांध है वह कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। और यह किस किस राज्य को अपनी जो सप्लाई है, मतलब पानी की सप्लाई करता है, वो करता है गुजरात को, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन चारों राज्यों को पानी व ऊर्जा प्रदान करता है सरदार सरोवर बांध। ठीक है, इसकी आधारशिला 5 अप्रैल 1961 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखी गई थी। और इसकी लेकिन जो शुरुआत है, मतलब इसकी जो आधारशिला तो 1961 में रखी गई थी, लेकिन जब बनकर बिल्कुल राज्य को सौंपा का हो गया, बनकर यह काम इस पर कब चालू हुआ? उसका काम 2017 में। ठीक है, और इसका उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नर्मदा नदी, बात करें नर्मदा नदी की, तो जो नर्मदा नदी है वो भारत में एक तो पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि नर्मदा नदी पूर्व की ओर न बहकर, मतलब बंगाल की खाड़ी में न गिरकर यह इधर पश्चिम की तरफ बहती है, अरब सागर की तरफ। तो यह भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है, यह सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी तो हमने देखी गोदावरी नदी थी, लेकिन पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी नर्मदा नदी है। ठीक है, और जो नर्मदा नदी है इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। जो मध्य प्रदेश की जो अधिकांश जनसंख्या है इसी से अपना पानी लेती है, तो इसलिए इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। और यह नदी जो विंध्य और सतपुड़ा की पर्वतमाला है, इनके बीच भ्रंश घाटी से होकर यह बहती है, नर्मदा नदी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। जो ओडिशा है वो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, जो भारत का आधे से अधिक बॉक्साइट भंडार है वो उड़ीसा में ही पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में जो बॉक्साइट के जितने भी भंडार हैं उसमें जो आधे से अधिक हैं वो उड़ीसा में पाए जाते हैं। बॉक्साइट का उपयोग किस में होता है? एल्युमिनियम के उत्पादन में। ठीक है, बॉक्साइट है वो किसका अयस्क है? वो एल्युमिनियम का अयस्क है, इसलिए एल्युमिनियम के उत्पादन में बॉक्साइट का उपयोग होता है। उड़ीसा में जो कालाहांडी है वो बॉक्साइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, कालाहांडी, एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में कि जो भारत में सबसे ज़्यादा भुखमरी से मौतें होती हैं वो उड़ीसा के कालाहांडी में ही होती हैं। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा भुखमरी से होने वाली मौत कालाहांडी उड़ीसा में होती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट कालाहांडी के बारे में। ठीक है, अब बात करें भारत में जो महत्वपूर्ण बॉक्साइट की खान हैं वो कौन कौन सी हैं? वो है बिलासपुर, सिंहभूम, जामनगर, बलांगीर, बलगढ़, कोरापुट, कालाहांडी, संबलपुर और सुंदरगढ़। इसमें फेमस कौन सी? एक तो कोरापुट है, जामनगर है, सिंहभूम, ठीक है, और एक कालाहांडी। ये 4 प्रमुख बॉक्साइट की खानें हैं जो कि फेमस ज़्यादा हैं। हालांकि ये सभी बॉक्साइट की ही खानें हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? जो हेपेटाइटिस ए है वो किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। हेपेटाइटिस ए है वो वायरस से होता है, विषाणु से। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, हेपेटाइटिस ए, इसका लक्षण क्या है, मतलब किससे होता है? यह विषाणु दूषित, जो विषाणु जनित जो भोजन और पानी होता है इससे होता है हेपेटाइटिस ए। ठीक है,
अच्छा, मच्छर के काटने से कुछ रोग होते हैं, जैसे कि जीका वायरस हो गया जो कि मच्छरों के काटने से होता है, चिकनगुनिया वायरस हो गया, डेंगू हो गया जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी होता है, हालांकि सभी खतरनाक हैं। एक हो गया वेस्ट नील विषाणु, ये चारों ही मच्छर के काटने से होने वाले रोग हैं। ठीक है। अच्छा, जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं? क्षय रोग, टिटनस, न्यूमोनिया, हैजा, लेप्टोस्पायरोसिस और एंथ्रेक्स, और टाइफाइड भी होता है जो कि जीवाणु से होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा आज का अगला और अंतिम प्रश्न। ठीक है, प्रश्न है कि मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यकृत। जो यकृत, जिसको कि लीवर भी बोलते हैं और जिगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिगर भी बोलते हैं। ये जिगर और जो यकृत है वो मानव शरीर में पित्त रस का उत्पादन करता है। किसका? पित्त रस का उत्पादन करता है यकृत। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जो यकृत होता है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। जो यकृत होता है वो आमाशय के दाईं ओर स्थित होता है। आमाशय होता है, उसके दाईं ओर स्थित होता है यकृत। यकृत का प्रमुख कार्य क्या है? वित्त वर्णक का उत्पादन करना। जो पित्त रस होता है उसका उत्पादन करना यकृत का प्रमुख कार्य है। अमोनिया और यूरिया, इन दोनों का निर्माण भी यकृत में ही होता है। हमारे शरीर में जो यकृत है वो यूरिया और अमोनिया का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो आरआरबी एनटीपीसी के पिछले साल के जो पेपर है उसके बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, जिससे कि और भी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, और बताइएगा वीडियो का कंटेंट कैसा लगा, और कंटेंट के साथ साथ ही जो मैंने जो विश्लेषण किया है और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बताए उससे रिलेटेड वो कैसे लगे, इसका फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। ठीक है, और इसकी जो जो वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। वहाँ पे मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे जाके इसकी जो पीडीएफ है उसको प्राप्त कर लेना, देख लेना। ठीक है, हालांकि मैंने अपनी हर वीडियो की जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है। ठीक है, अगर किसी भी वीडियो की मेरी पीडीएफ चाहिए तो उस पर टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाके टेलीग्राम से उसकी पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।